हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। प्लेटो की आदर्श राज्य की जो व्यवस्था रही है उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कुछ अर्थों में थर्ड ईयर के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी अभी फिर हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों ने जब प्लेटो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा का ये समझा था कि प्लेटो का जो समस्त राजनीतिक दर्शन या चिंतन है उस पूरे विचार का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो उसके आदर्श राज्य की व्यवस्था है। मतलब प्लेटो क्या स्थापित करना चाहता था? एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श नगर राज्य स्थापित करना चाहता था। तो उसका जो लक्ष्य हम बता सकते हैं, उसके विचारों का जो केंद्र बिंदु हम बता सकते हैं, वो उसके आदर्श राज्य की व्यवस्था को बता सकते हैं। और ये चीज हमें कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? हमने कहा कि प्लेटो की जो पुस्तक है, जिसको हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक का यूनानी शब्द है पोलितेइया। और इस पोलितेइया का जो अनुवाद होता है उसका मतलब ही राज्य से लिया जाता है, नगर राज्य, आदर्श नगर राज्य। तो प्लेटो इस किताब के शीर्षक से ही ये बताना चाहता है कि वो उसके उसके विचारों का जो लक्ष्य है वो पूरा लक्ष्य एक आदर्श नगर राज्य की व्यवस्था को स्थापित करना था। अब प्लेटो ने इस पुस्तक को लिखने के पीछे, या हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन जो यूनानी नगर राज्यों की व्यवस्था थी, प्लेटो के समय यूनान के अंदर बहुत सारे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे। लेकिन अगर उन नगर राज्यों की स्थिति को देखें तो वहां बौद्धिक अराजकता की स्थिति थी। बौद्धिक अराजकता किसको बोलते हैं? कि शासक वर्ग जो था, जो शासन कर रहा था, वो शासक वर्ग निरंकुश था, स्वार्थी था, व्यक्तिगत हितों के में लिप्त था। शासन का कुशल संचालन नहीं हो रहा था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगर राज्यों में अराजकता की स्थिति विद्यमान थी। तो यूनान के नगर राज्यों में जिस प्रकार की व्यवस्था करप्ट हो चुकी थी, उससे प्लेटो का मन बड़ा व्यथित था, बहुत दुखी था। और इसीलिए उसने अपना लक्ष्य स्थापित किया, एक ऐसा राज्य स्थापित करना जिसमें इस प्रकार के जो जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को वो पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। तो ये तत्कालीन समाज की परिस्थितियां प्लेटो के आदर्श राज्य की व्यवस्था की प्रेरक बनी, या हम ये कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर प्लेटो ने अपने आदर्श नगर राज्य को की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्लेटो, जैसे हम कहते हैं, एक यूटोपियन थिंकर रहा, एक आदर्शवादी या कल्पनावादी विचारक रहा। तो उसके आदर्श राज्य की जो अवधारणा थी वो भी पूरी तरह से कल्पना प्रधान अवधारणा थी। हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य मूल्यों के ऊपर आधारित था, विचारों या आदर्शों के ऊपर आधारित था। इसका मतलब यह है कि उसका यथार्थ या हकीकत से लेना देना नहीं था। जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ, एक अच्छे व्यक्ति की क्या परिभाषा है? तो अच्छा, एक पूरी तरह से अच्छा व्यक्ति यथार्थ में मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से एक अच्छा आदर्श राज्य क्या हो सकता है, यथार्थ में उसकी बात प्लेटो ने यथार्थ को अनदेखा करते हुए पूरी तरह से कल्पनाओं और आदर्शों के आधार पर उस आदर्श राज्य को चित्रित किया। एक ऐसा आदर्श राज्य जो मूल्यात्मक दृष्टि से, मूल्यात्मक दृष्टि का मतलब जिसको हम परिपूर्ण राज्य कह सकते हैं, जो व्यवहार में संभव नहीं था, उस मूल्यात्मक राज्य की कल्पना हमें प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा में नजर आती है। और ये इस प्रकार की कल्पना थी कि आप, अब हम लोग प्लेटो का खुद का एक कथन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। प्लेटो ये कहता है कि ये जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आदर्श राज्य की अवधारणा, ये शब्दों से बनाया गया है। शब्दों से बनाने का मतलब क्या है? कि उसके उसके अंदर, उसके दिमाग में जो विचार आए, उन विचारों को उसने शब्दों के अंदर व्यक्त कर दिया और इस तरह से उसने आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया। वो आगे क्या कहते हैं? क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में ऐसा आदर्श राज्य कहीं भी मौजूद नहीं है। जो आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के विचारों में नजर आती है, व्यवहार में, वास्तव में, यथार्थ में, दुनिया में वैसा आदर्श राज्य कहीं भी नजर नहीं आता है
प्लेटो को खुद को जिसने ये विचार प्रस्तुत किया, इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये आदर्श राज्य जो है वो शब्दों से निर्मित एक एक राज्य है। तो प्लेटो का ये जो पूरा दर्शन रहा है, आदर्श राज्य का दर्शन, और उस दर्शन की जो पद्धति रही है, जैसे हमने कहा प्लेटो आदर्शवादी विचारक रहा है, कल्पनावादी विचारक रहा है, और उसी के आधार पर उसने अपनी अवधारणाओं, अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तो उसको लेकर कुछ विद्वानों की अगर हम चर्चा करें, कई बार इस पर 2 नंबर के प्रश्न भी बनते हैं। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है सेबाइन। सेबाइन क्या कहते हैं कि प्लेटो तो कल्पना के साथ उड़ान भरता है, मतलब प्लेटो के ये जितने भी विचार हैं वो विचार कल्पनाओं के ऊपर आधारित हैं, और कल्पना की तो उड़ान अनंत आकाश तक होती है ना। कल्पना में हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, जो जो चीज संभव नहीं है उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। तो प्लेटो ने इसी तरह से कल्पना के साथ अपनी उड़ान भरी और अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, ऐसा सिबाइन का मानना था। ऐसा ही एक और विद्वान जिस पर कई बार प्रश्न बनता है, जिनका नाम है डनिंग। डनिंग क्या कहते हैं कि प्लेटो ने अपनी अवधारणाओं में कल्पना के साथ रोमांस किया है। रोमांस का मतलब प्रेम करना, और जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में कुछ भी देखा नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। तो उसी तरह से प्लेटो ने इस आदर्श राज्य की अवधारणा में कुछ भी तार्किकता के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया। कल्पनाओं में उसको जो जो अच्छा लगा, जो जिस जिस चीज से वो प्यार करता था अपनी कल्पना में एक आदर्श राज्य को लेकर, उन सब बातों को उसने अपने आदर्श राज्य का आधार बना दिया। तो ये दो बातें, एक सेबाइन का कथन और एक डनिंग का कथन, ये दोनों कथन इस बात को बताते हैं कि किस तरह से प्लेटो ने कल्पनाओं, आदर्शों के आधार पर अपने परिपूर्ण आदर्श राज्य की कल्पना को प्रस्तुत किया। तो ये एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि जो हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में बता सकते हैं। अब एक दूसरी बात करते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है। आधार का मतलब नींव, जिस पर आधार वो टिका हुआ है। जैसे हमने कल एक बात की थी, हमारा जो पिछला टॉपिक था कि प्लेटो का जो राज्य है वो न्याय के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि न्याय की स्थापना होगी तो आदर्श राज्य अपने आप स्थापित होगा। तो वो तो एक आधार था ही, लेकिन प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसको हमारे लिए जानना जरूरी है। तो उसी बात को अगर हम देखें तो हम सबसे पहला दर्शन या पहली फिलॉसफी यही बता सकते हैं कि प्लेटो सत्य संबंधी सिद्धांत में विश्वास करता था। सत्य संबंधी सिद्धांत का मतलब क्या है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो प्लेटो ये कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है वो पदार्थ विचार जगत में रहता है। देखो, विचार जगत का मतलब यहां पर हम अपनी सोच से ले सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल क्या है, एक भौतिक पदार्थ है ना। लेकिन हम इसको मोबाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसको मोबाइल कहा जाता है, जिसका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये भौतिक पदार्थ हमारे विचारों से उत्पन्न हुआ है। तो इसी तरह से दुनिया में जितने भी समस्त भौतिक पदार्थ हैं उनका निवास स्थान मनुष्यों का विचार जगत है। यहां तक कि जितनी भी अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, ये जितने भी मूल्य हैं वो सब मनुष्य के विचारों में रहते हैं। अच्छाई का भाव भी उसी विचार जगत में रहता है। इसीलिए आदर्श राज्य भी इसी विचार जगत का हिस्सा है। ये आदर्श राज्य क्या है, अंतिम सत्य है। प्लेटो ये मानता है कि प्लेटो के समय में जो भी राज्य उस समय संचालित हो रहे थे, प्लेटो ने उन सब राज्यों को क्षणभंगुर माना, अवास्तविक माना, परिवर्तनशील माना। प्लेटो का मानना था कि ये अस्थायी हैं, और इन राज्यों का अंतिम सत्य क्या है, आदर्श राज्य। और ये अंतिम सत्य कहां रहेगा, इसी विचार जगत का हिस्सा बनकर रहेगा, मतलब कल्पनाओं और सोच का हिस्सा बनकर रहेगा। तो ये सत्य राज्य के बारे में, ये जो अंतिम सत्य की अवधारणा है आदर्श राज्य के रूप में, इसी को प्लेटो ने ज्यादा अहमियत दी और अपने आदर्श राज्य का आधार बनाया। दूसरी अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं न्याय, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। प्लेटो ये कहता है कि राज्य का जो अंतिम सत्य है वो आदर्श राज्य है जो विचारों में रहता है, लेकिन वो राज्य स्थापित कैसे होगा, तो जब तक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक राज्य स्थापित नहीं होगा। यानी कि न्याय को आदर्श राज्य की नींव के रूप में स्थापित करने की कोशिश की प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा में। वो क्या बोलता है
कि जिस राज्य के अंदर जितना ज्यादा न्याय होगा, हम लोगों ने न्याय के दो प्रकार पढ़े थे प्लेटो के संदर्भ में, एक वो कहता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा वो कहता है सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति अगर अपने अपने प्रधान तत्व के आधार पर, जो उसके अंदर तीन तत्व हैं, क्षुधा, साहस और विवेक, जब वो अपने प्रधान तत्व के आधार पर काम करता है तो वो व्यक्तिगत न्याय है। और इसी तरह से समाज में तीन वर्ग होते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। जब तीनों वर्ग अपना निर्धारित काम करते हैं तो वो सामाजिक न्याय है। तो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय मिलकर राज्य में न्याय की स्थापना करते हैं। प्लेटो क्या कहता है कि जिस राज्य के अंदर न्याय जितनी ज्यादा मात्रा में होगा वो राज्य उतना ही आदर्श होगा, और जिस राज्य में न्याय अपने चरम पर, अपनी संपूर्ण अवस्था में होगा, वो पूरी तरह से एक आदर्श राज्य बन जाएगा। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा में न्याय उसका आधार है, और वही न्याय एक आदर्श राज्य को आदर्श स्वरूप प्रदान करता है। बिना न्याय के किसी भी आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये दूसरा आधार प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा का। तीसरे आधार की अगर हम बात करें तो प्लेटो ये मानता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो तत्व हैं, जो गुण हैं, वही गुण राज्य के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य की आत्मा में या व्यक्ति की आत्मा में तीन गुणों की बात प्लेटो के द्वारा की गई है, क्षुधा, साहस और विवेक। और ये गुण कोई डालता नहीं है व्यक्ति के अंदर, है ना, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण अपने आप आते हैं नेचुरल रूप से। जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है उसके अंदर क्षुधा की मात्रा भी होती है, साहस की मात्रा भी होती है और विवेक की मात्रा भी होती है। और जैसे जैसे वो आयु में पूर्णता प्राप्त करता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में इन गुणों की मात्रा भी परिवर्तित होती रहती है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से। और जैसे उसने राज्य को व्यक्ति का बड़ा स्वरूप बताया, वृहद स्वरूप बताया, तो जैसे मनुष्य की आत्मा में स्वाभाविक रूप से तीन गुण होते हैं, उसी तरह से राज्य के अंदर भी स्वाभाविक रूप से तीन गुणों के आधार पर तीन वर्ग बनते हैं। तो इस रूप में प्लेटो क्या मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। प्राकृतिक संस्था किसको कहते हैं? ऐसी संस्था जिसको बनाया नहीं जाता है, जो अपने आप विकसित होती है। तो जैसे मनुष्य की आत्मा के गुण अपने आप विकसित होते हैं, वैसे ही वर्गों के आधार पर राज्य और समाज भी अपने आप विकसित होता है। और ऐसा राज्य जो कि तीन वर्गों से मिलकर बना हुआ है, ये एक स्वाभाविक और प्राकृतिक राज्य है। तो ये इस रूप में प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार के संदर्भ में हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का ही एक वृहद स्वरूप मानता है। अर्थात व्यक्ति में जो गुण और तत्व हैं, वही गुण और तत्व व्यापक रूप में हमें राज्य की कल्पना के अंदर या राज्य की अवधारणा के अंदर नजर आते हैं। अगली चौथी और अंतिम बात जो इस संदर्भ में हम बता सकते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार के रूप में, वो है सावयवी एकता। सावयवी एकता का मतलब है, जैसे हम प्राणी शास्त्र के अंदर कहते हैं मनुष्य की पूरी बॉडी जो है वो एक यूनिट है, एक इकाई है, और उस इकाई का निर्माण अलग अलग ऑर्गन से मिलकर हुआ है। तो जैसे हर ऑर्गन्स का अपना एक पर्टिकुलर कार्य है, और अगर किसी ऑर्गन को बॉडी से अलग कर दे तो बॉडी भी टोटल कंप्लीट नहीं हो पाती है, और वो शरीर के अंग का भी कोई महत्व नहीं होता है। शरीर का अंग तभी तक महत्वपूर्ण रहता है जब वो शरीर के साथ जुड़ा रहे। तो उसी तरह से राज्य भी एक शरीर है, राज्य को भी एक बॉडी माना जा सकता है। और उस राज्य रूपी शरीर का निर्माण किससे हुआ है? तीन अंगों से हुआ है। वो तीन अंग कौन कौन से हैं? एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा दार्शनिक वर्ग। ये तीन अंग हैं राज्य रूपी शरीर के। और इन तीनों अंगों का महत्व कब तक है? जब तक ये राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक, जैसे शरीर में हर अंग का एक कार्य होता है, वैसे ही राज्य रूपी शरीर में इन तीनों अंगों के, इन तीनों वर्गों के अपने एक निश्चित कार्य है। और अगर कोई भी एक वर्ग अपना निर्धारित काम नहीं करता है तो पूरी के पूरी राज्य की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो इस रूप में जैसे शरीर के अंगों में एकता रहती है, उसी तरह से राज्य के अंग के रूप में वर्गों में भी एकता रहती है। और इसीलिए प्लेटो आगे क्या कहता है कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित है, राज्य के हित में ही व्यक्ति का अपना हित समाहित होता है। तो ये सावयवी एकता की अवधारणा जो प्लेटो के आदर्श राज्य का एक आधार है। अब अगर हम बात करें
कि प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्लेटो अपने आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के पीछे दो उद्देश्य हैं, एक नकारात्मक उद्देश्य और एक सकारात्मक उद्देश्य। नकारात्मक मतलब जहां कुछ रोकने की बात प्लेटो के आदर्श राज्य में कही जाती है, और सकारात्मक उद्देश्य जहां वो कुछ करने की सोच प्रदर्शित करता है अपने आदर्श राज्य की अवधारणा में। तो वो दोनों क्या क्या हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि तत्कालीन समय में, प्लेटो के समय में यूनान के नगर राज्यों में बहुत ज्यादा अराजकता की स्थिति थी। अराजकता की स्थिति क्यों थी? क्योंकि लोगों के अंदर स्वार्थ था, जो शासक वर्ग था वो बौद्धिक अराजकता से प्रेरित था, और उसी आधार पर वो शासन का कुशलता से संचालन नहीं कर रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे, तो पूरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। तो ये जो उस कारण थे जिसके कारण तत्कालीन यूनानी नगर राज्य प्रभावित हो रहे थे, उन सब कारकों को समाप्त करना प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य था। यानी कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्य में जितने भी प्रचलित दोष थे, आदर्श राज्य में वो दोष नहीं होंगे, ये नकारात्मक उद्देश्य को लेकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। और अगर हम इसके सकारात्मक उद्देश्यों की बात करें कि प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना के पीछे सकारात्मक उद्देश्य क्या रहे, तो हम क्या कह सकते हैं? पहली महत्वपूर्ण बात कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में एक न्याय पर आधारित राज व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। न्याय पर आधारित, यहाँ न्याय का मतलब वो न्याय नहीं है जो वर्तमान में हम लोग जिसको लेते हैं, कानून वाला न्याय नहीं, एक ऐसा न्याय जिसमें सभी वर्ग आपस में संतुलित सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना अपना निर्धारित काम करेंगे और राज्य को एकता, अखंडता और उसको आत्मनिर्भर बनाए रखने का काम करेंगे। तो ये न्याय पर आधारित राज व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में रखा। और अगर ऐसा आदर्श राज्य स्थापित होगा तो राज्य और व्यक्ति दोनों पूर्णता को प्राप्त करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सकारात्मक उद्देश्य शासक और शासितों के हितों में संतुलन स्थापित करना था, जो राज्य के अंदर जितने भी वर्ग थे उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना था, और आदर्श राज्य की एकता को प्रस्तुत करना था। तो इस रूप में आदर्श राज्य के उस उद्देश्यों को हम लोग बता सकते हैं, दो उद्देश्य, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है, अब एक अगली बात हम यहां पर और करते हैं जो आज की आखिरी बात होगी। प्लेटो का आदर्श राज्य बनता कैसे है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य के निर्माणकारी तत्व क्या हैं आदर्श राज्य के संदर्भ में। तो प्लेटो ये कहता है कि मानव की आत्मा है, मतलब मानव जो कि राज्य का एक प्राथमिक इकाई है, उस मानव की आत्मा के अंदर तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक यानी कि बुद्धि, साहस यानी कि उसका अपना बल, और क्षुधा मतलब कुछ काम करने की ललक या लालसा। तो मनुष्य की आत्मा के यही तीन गुण राज्य में भी नजर आते हैं। जैसे उसने कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति का या मनुष्य का वृहद स्वरूप है, तो जैसे मनुष्य की आत्मा में ये तीन गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, उन्हीं गुणों के आधार पर तीन वर्ग राज्यों में देखने को मिलते हैं, एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। तो जैसे मनुष्य की आत्मा में तीन गुण हैं, वैसे ही राज्य के अंदर भी तीन वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, और इन्हीं से मिलकर ये राज्य बनता है। कैसे बनता है? तो प्लेटो क्या कहता है कि समाज के जिन मनुष्यों के अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा होती है, क्षुधा यानी कि भूख, कुछ किताबों में इसको वासना के रूप में भी लिखा गया है, तो जिन व्यक्तियों के अंदर क्षुधा अथवा भूख अथवा वासना की मात्रा ज्यादा होती है, उन लोगों से मिलकर कौन सा वर्ग बनता है? उत्पादक वर्ग बनता है। इसी तरह से जिन लोगों में साहस की मात्रा ज्यादा होती है, उन लोगों से कौन सा वर्ग बनता है? सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। और जिन लोगों के अंदर विवेक अथवा बुद्धि के तत्व की प्रधानता होती है, उन सब से मिलकर क्या बनता है? शासक वर्ग बनता है। तो एक राज्य में तीन वर्ग पाए जाते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ये वर्ग कैसे बने? ये मनुष्य की आत्मा के गुणों के आधार पर बनते हैं, और जिस मनुष्य में आत्मा के तीनों गुणों में से जो गुण प्रधान होता है, वो व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य
बनता है। तो राज्य के निर्माण की ये जो प्रक्रिया प्लेटो के बारे में हम बता सकते हैं, वो इस तरह से राज्य के निर्माण की बात करता है। इन शॉर्ट हम वापस रिपीट करें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, उन्हीं 3 तत्वों के आधार पर राज्य के अंदर 3 वर्गों का निर्माण होता है: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और यही तीनों वर्ग एक राज्य का अभिन्न अंग है या एक राज्य का अभिन्न हिस्सा है। तो ऐसे आदर्श राज्य बनता है। अब एक आखिरी बात जो आज की हम कर लेते हैं, जिस पर कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आता है और ऐसे भी 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। प्लेटो ने क्या बताया? एक आदर्श राज्य वही होगा जिसकी जनसंख्या कितनी होगी? 5040। आप ये देख सकते हो कि 5040 एक बहुत कम नंबर है ना। अभी आजकल तो हमारे गांवों के अंदर इतनी जनसंख्या हो जाती है। तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की कि एक आदर्श राज्य वही होगा जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन 5040 व्यक्ति होंगे, और तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि उसका आदर्श राज्य भौगोलिक और जनसंख्यात्मक दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है। तो ये आदर्श राज्य का निर्माण किस तरह से होता है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है और आदर्श राज्य के विचारों के संबंध में या प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के दोष क्या है, ये दोनों हम अगली क्लास में देखेंगे।